हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स गुरुकुल। कल हमने आपका जो टॉपिक है वो कवर किया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ लेबर लॉज। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे एक्ट से। जितना हमारा हमने बेसिक पढ़ना था लेबर लॉज के लिए और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए जिसे हमने स्टार्ट किया था वो सब हमने कंप्लीट कर दिया है। लेकिन अब हमें क्या करना है, जो एक्ट्स हैं हमारे लेबर लॉज में, वेरियस एक्ट्स, हमें वो पढ़ने स्टार्ट करने हैं। ठीक है, तो उससे पहले वो हम पढ़ना स्टार्ट करें, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपको बोला था कि हमारे जो 44 लॉज हैं, यानी सेंट्रल लॉज है, लेबर हमारा कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। 44 लॉज जो है वो अमेलगमेट होकर क्या बन गए, कोड्स में स्पेसिफाई हो गए। ये मैंने आपको अपने सिलेबस डिस्कशन में शायद करवाए भी थे। तो उसमें हमें क्या करना है, अब हमने एक एक कोड उठाते जाना है। उस कोड में जो जो एक्ट्स हैं, सबसे पहले तो हम जो जो एक्ट सब्स्यूम हुए उसमें हम वो पढ़ेंगे। वो एक्ट कंप्लीट करने के बाद हम वो कोड पढ़ेंगे जिसमें वो एक्ट जो है सब्स्यूम हुए थे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप जो पुराने एक्ट्स हैं वो भी पढ़ लेंगे और उसके बाद उस जो जो एक्ट अमेलगमेट करके जो चेंजेस लाई गई हैं और जो कोड बनाया गया है उसमें क्या चेंजेस आई हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि हम क्या करेंगे, अपने कोड से स्टार्ट करेंगे। तो पहला कोड जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। ठीक है, ये लिया, दिस इज द कोड। अब क्या करना है कि मैंने आपको बोला था, मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है वो पार्लियामेंट में सितंबर 2020 में पास हुआ था। इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी 28 सितंबर 2020 में। ठीक है, क्यों लाया गया था, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज गवर्निंग ट्रेड यूनियन, उन लॉज को अमेलगमेट करने के लिए जो किनको गवर्न कर रहे हैं, ट्रेड यूनियंस को। वर्किंग कंडीशंस जो है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स में उनको, investigations in resolving industrial disputes and other related issues relating to industrial relations। ठीक है, ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को जो गवर्न कर रहे थे लॉज, उनको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया था, कोड ऑफ, मतलब गवर्नमेंट ने कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो है वो लाया था। अब इस एक्ट में, मतलब इस कोड में क्या हुआ, 3 एक्ट जो थे हमारे पुराने वो क्या कर दिए गए थे, सब्स्यूम कर दिए गए थे। कौन से एक्ट हैं? फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, next is Trade Union Act 1926 and the last one is Industrial Employment Standing Orders Act 1946। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये तीनों लॉज जो है 1 by 1 पढ़ने हैं। ठीक है, जब हम उनको कंप्लीट कर लेंगे फिर हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में इनकी कौन सी चीजें जो है रखी गई हैं और क्या चीजें जो है वो डिस्कार्ड कर दी गई हैं। क्लियर? तो आज सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। क्लियर? तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देनी है। ठीक है, इसमें भी आपके 1-2 लेक्चर्स लग जाएंगे ट्रेड यूनियनिज्म में, क्योंकि एक्ट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसमें जो टर्म्स हैं वो क्या है। ठीक है, जो वेरियस टर्म्स हैं उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू जब तक आपको नहीं पता होगा उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन की गई, उनके फंक्शंस क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो एक्ट जो है वो पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 स्टार्ट करना है, लेकिन उसको भी स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि ट्रेड यूनियनिज्म क्या होता है, व्हाट इज ट्रेड यूनियनिज्म। क्लियर? जब तक हमें ट्रेड यूनियनिज्म के बारे में नहीं पता होगा, वी विल नॉट बी एबल टू स्टडी दिस ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। क्लियर? अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ट्रेड यूनियनिज्म से। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे हिस्ट्री की। ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे ट्रेड यूनियन की कि इंडिया में ट्रेड यूनियन कब आया था, कौन सी एसोसिएशन बनना स्टार्ट हुई थी। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम कि पहली एजुटेशन कब हुई थी, जिसे हमने बॉम्बे एजुटेशन पढ़ी थी। ठीक है, तो वैसे वैसे वेरियस प्रोविजंस जो हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत बारी आए भी हुए हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेड यूनियनिज्म की हिस्ट्री पढ़ेंगे। पहला है फर्स्ट वर्कर्स यूनियन इन इंडिया। आपको याद है पहली फर्स्ट वर्कर यूनियन जो है वो किसने बनाई थी? आपको याद है सबमिट हुई थी, कॉन्फ्रेंस हेल्ड की थी, क्योंकि उससे पहले भी एक NM जोशी थे जिनकी वजह से नहीं हो पाया था 1875 के एजुकेशन में प्रॉपरली लेबर लॉज नहीं मिल रहे थे। अगर आपको याद हो तो ये हमने एवोल्यूशन ऑफ लेबर लॉज में पढ़ा था। तो सबसे पहले बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन जो है वो 1890 में स्टैब्लिश की थी। किसने की थी? नारायण मेघजी लोखंडे। किसने की थी? NM लोखंडे मीन्स नारायण मेघजी लोखंडे। इनकी वजह से क्या हुआ था, हमारी, अगर आपको याद हो, दीनबंधु, इन्होंने लेबर मैगजीन जो है वो पब्लिश की थी।
ठीक है, और वीकली हॉलीडे और हाफ एन आवर रेस्ट जो है इनकी वजह से प्रोवाइड की गई थी, याद है, वो सब हमने पढ़ा था। तो पहली वर्कर यूनियन इंडिया में कौन सी बनी है? बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो पहली हैंड एसोसिएशन थी, उसके बाद पहली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ठीक है। देखो ट्रेड यूनियन में रजिस्ट्रेशन का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर कोई ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होगी तो ही उसके नेगोशिएशन जो है वो कंसीडर किए जाते हैं, उसके लिए लॉज बनते हैं, वही एक्ट में आती है। अगर कोई ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन नहीं की हो, उस ट्रेड यूनियन ने वो रजिस्टर्ड नहीं हो, तो उसकी कोई भी महत्व नहीं होता, वो मतलब इट्स लाइक नॉन एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो पहली प्रॉपरली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो है वो कब बनी थी? 1918 में बनी थी इंडिया में। किसने बनाई थी? बीपी वाडिया ने बनाई थी, इन द नेम ऑफ मद्रास टेक्सटाइल लेबर यूनियन, ठीक है। किस नाम से? मद्रास टेक्सटाइल लेबर यूनियन। पहली हैंड एसोसिएशन थी, 1890 में बनी थी। दूसरी क्या है? पहली प्रॉपरली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो है 1918 में बनी है। किसने बनाई थी? बीपी वाडिया ने बनाई थी, ठीक है। 1918 में ही क्या हुआ था? हमने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो है गुजरात में देखी थी, ठीक है। वो किस में बन गई थी? वो जो एसोसिएशन थी वो यूनियन बन गई थी। किसकी गाइडेंस में? महात्मा गांधी की गाइडेंस में, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, ये मैंने आपको पढ़ाया था उस लेक्चर में। एंड इज कंसीडर्ड टू बी द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनियन इन द कंट्री। 1918 में इसको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनियन जो है वो माना गया था। क्यों माना गया था? बिकॉज ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, क्योंकि उसमें आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन मेथड यूज किया गया था। एक थर्ड पार्टी बिठाई गई थी जिसने नेगोशिएट किया था, और उस थर्ड पार्टी के जो मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को क्या करना पड़ा था? डिमांड माननी पड़ी थी। याद है ना, 50% लेबरर्स की थी डिमांड और 20% बोलते थे एम्प्लॉयज देने के लिए। लेकिन बाद में थर्ड पार्टी की वजह से कितने पे बात हुई थी? 35% बोनस पे। इफ यू डोंट रिमेंबर देन गो बैक टू दैट लेक्चर, क्लियर। और उसके बाद इन्होंने जितने भी डिस्प्यूट है वो सेटल किए थे। तो 1918 में जो है हमने किसकी ग्रोथ देखी थी? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की, जो क्या थी? स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेड यूनियन बनी थी उस टाइम की, क्लियर। नेक्स्ट, फर्स्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन एट नेशनल लेवल। पहली ट्रेड यूनियन फेडरेशन नेशनल लेवल पे, ठीक है। पीछे हमने क्या पढ़ा? प्रॉपरली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन एट नेशनल लेवल। ये चीजें आपको याद रखनी है, क्लियर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, AITUC, जिसके हेड कौन थे? लाला लाजपत राय, याद है, ठीक है। वॉज फॉर्म्ड इन 1920। कब बनी थी? 1920 में बनी थी। 1919 में क्या बनी थी हमारी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट मीटिंग जो थी AITUC की वो कहाँ पर हुई थी? 1920 में हुई थी, अक्टूबर में हुई थी, बॉम्बे में हुई थी, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये आपको याद रखना है। बट इट वाज द फर्स्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन एट नेशनल लेवल, ठीक है, वो नेशनल लेवल की बात है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ AITUC लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन। अब जब AITUC की फॉर्मेशन हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ? एक और एस्टैब्लिशमेंट बनी जिसका नाम था ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन। कब बनी है? 1922 में। यस, ये रेलवेज के लिए थी। Many company railway unions was affiliated to it. Signs of militant tendency and revolutionary ideas were apparent during this period. Militant tendency के जो signs हैं वो दिखे थे। Militant tendency क्या हुई यहाँ पर? Aggressively, forcefully कोई चीज अपनी बनवाना, that is come to be known as the militant tendency, ठीक है। और revolutionary ideas की मतलब हमें revolution चाहिए इसमें, तो ये ideas और militant tendency जो है वो AIRF में सीन की थी। लेकिन ये AIRF किसकी वजह से बनी थी? AITUC की वजह से बनी थी। और कौन से ईयर में बनी थी? 1922 में बनी थी। ये रेलवेज के लिए थी। AITUC 1920 में बनी थी और AIRF कब बनी थी? 1922 में बनी थी। अब हमने देखना है, तो हमने पढ़ना है ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। हमने देखना है इसका स्कोप क्या, क्यों पढ़ना है हमने, ठीक है। This act provides for the registration of trade unions. जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि registration of trade unions is very important point in this trade union act, ठीक है। ट्रेड यूनियंस रजिस्टर्ड होंगे तो ही वो आएंगे लॉ के अंदर, अदरवाइज उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एंड इन दिस सेक्शन डिफाइन द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेड यूनियंस। ये एक्ट जो है सिर्फ उन्हीं को अप्लाई होता है जो रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड होते हैं। अदरवाइज ये उनको नहीं अप्लाई होता जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। अगर आपको ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर प्रोविजन चाहिए और आपको उसके अकॉर्डिंगली आप खुद अवॉइड कर रहे हो और आपको उसमें जो भी प्रोविजन है अगर आपके साथ वो वायलेट हो रही हैं, आपको उनको अवेल करना है, तो वो आप तभी कर सकते हो जब आप रजिस्टर्ड हो। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो
तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करता है। ऑल्दो J&K जो है पहले एक्सेप्शन थी, स्टिल वो भी 1970 तक एक्सेप्शन थी, उसके बाद ये इसमें एड ऑन हो गया था। अब तो आर्टिकल 370 जो है वो एब्रोगेट हो गया, उसके बाद जितने भी सेंट्रल लॉज हैं वो हमारे यूटी यानी J&K में अप्लाई होते हैं, ठीक है। So Act extends to the whole of India and applies to all kinds of unions of workers and associations of employers which aim liberalizing labor management relations, ठीक है। जहाँ पर भी लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशन जो हैं वो रेगुलराइज हो रहे हैं, वहाँ पर ये एक्ट जो है अप्लाई होता है। स्कोप ही यही है इस एक्ट का कि अगर आप रजिस्टर्ड हो तो ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक। नेक्स्ट, अब ट्रेड यूनियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। ये ट्रेड यूनियन बनता क्यों है? पहला है एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखो ट्रेड यूनियन क्यों बनता है? एम्प्लॉयज की एसोसिएशन के लिए। अब एसोसिएशन क्या है? किसकी किसकी एसोसिएशन? वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स, बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज। दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम की ट्रेड यूनियन जो होती है वो किसकी एसोसिएशन होती है, ठीक है। तो किसकी एसोसिएशन होती है? वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स की, वर्कमैन और वर्कमैन की। देखो वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स की, वर्कमैन और वर्कमैन की, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई की, ठीक है। ये यार ये हो गया एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई, सॉरी एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स है, ठीक है। तो इनकी क्या है? ये एसोसिएशन है, ठीक है। वर्कमैन एम्प्लॉयर्स, वर्कमैन वर्कमैन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, ठीक है। इसको एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज को, ये क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक है ट्रेड यूनियन का। दूसरा इसमें क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन। What is this voluntary association? यानी कि आपको फ्री विल है। If you want to join the association, you can join. अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते, nobody can force you to join it, ठीक। नेक्स्ट है परमानेंट बॉडी। देखो ट्रेड यूनियन जो है ये एक परमानेंट बॉडी है, इसमें मेंबर्स जो है वो आएंगे और जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ये ट्रेड यूनियन है ये एज इट इज वहीं पर रहेगी, क्लियर। क्योंकि कुछ आएंगे कुछ निकल जाएंगे, लेकिन यूनियन जो है वो वहीं पर रहेगी। तो दैट इज अ परमानेंट बॉडी। कॉमन इंटरेस्ट है सबका। क्या होता है? देखो ट्रेड यूनियन में क्या होगा? आपका कॉमन इंटरेस्ट होगा, जॉब सिक्योरिटी, बेटर पे, वर्किंग कंडीशंस, ये सब जो है इनका कॉमन इंटरेस्ट है। दैट इज व्हाई यू आर अ ट्रेड यूनियन। अगर आपका इंटरेस्ट ही सेम नहीं होगा, हाउ कैन यू बी अ ट्रेड यूनियन, ठीक है। आप कलेक्टिवली बार्गेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंटरेस्ट से डिफरेंट होगा तो कलेक्टिवली तो आप बार्गेन नहीं करोगे। मैं तो अपने लिए करूंगी, आप अपने लिए करोगे, क्लियर। तो कॉमन इंटरेस्ट होता है। कलेक्टिव एक्शन इन्फ्लुएंस पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट नेगोशिएशन। कलेक्टिव एक्शन होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, जिस वजह से क्या करते हैं? मैनेजमेंट को कायल करने की कोशिश करते हैं कि उनकी डिमांड जो है वो पूरी की जाए। नेक्स्ट इज रेपोर्ट विद द मैनेजमेंट, यानी उनकी रेपो कैसी मैनेजमेंट के साथ। इंप्रूव रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स इन ऑर्डर टू फाइंड एन एमिकेबल सोल्यूशन। उनका रिलेशन जो होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का वो अच्छा होना चाहिए, सो दैट कि वो क्या करे? अपने लिए एक बेटर सॉल्यूशन फाइंड कर सके इफ देयर इज अ नेगोशिएशन, और कोई डिमांड हो अगर उनकी तो उस केस में, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या थे? दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन, ठीक है। ये ट्रेड यूनियन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ट्रेड यूनियन में ये सब चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट, यूनियन ऑब्जेक्टिव्स क्या है अब ट्रेड यूनियन के, हमने ये देखे हैं, ठीक है। यूनियन कंसंट्रेट देयर अटेंशन टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। यूनियन जो है वो कंसंट्रेट करती है अपने ये ऑब्जेक्टिव मतलब अचीव करने के लिए। क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं? यूनियन वो बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, उनको क्या जरूरत है यूनियन बनाने की, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। पहला तो ये है कि बेटर वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनको बेटर वेज और सैलरी चाहिए, उनको अच्छी वेजेस चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, सो दैट कि वो काम कर सके। द सब्जेक्ट विच ड्यू द मेजर अटेंशन ऑफ द ट्रेड यूनियंस आर वेजेस एंड सैलरीज। तो मेजर सब्जेक्ट है जो इसकी तरफ अटेंशन लेता है वो वेजेस और सैलरीज ही है। दिस आइटम में भी रिलेटेड टू पॉलिसी मैटर्स। पॉलिसी जो भी होगी आपकी इंडस्ट्री की उससे रिलेटेड है ये। डिफरेंस में अराइज इन द प्रोसेस ऑफ देयर इंप्लीमेंटेशन। इन द केस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर द ट्रेड यूनियन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बार्गेनिंग द पे स्केल, ठीक है। क्या है? डिफरेंसेस अराइज कर सकते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन में। देखो पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है, तो पॉलिसी आएगी तो डिफरेंशिएशन आएगा। हो सकता है पॉलिसी में आपने कुछ ऐसे क्लॉज रखे हों जो वर्कर्स को नहीं एक्सेप्टेबल हो, तो आप क्या करोगे? नेगोशिएट करोगे, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इसका बहुत रोल है कि किसका? ट्रेड यूनियन का, क्योंकि उसमें वो अपना पे स्केल जो है वो नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है वर्किंग कंडीशंस भी इनका एक ऑब्जेक्टिव है। ट्रेड यूनियंस को क्या चाहिए कि वो मतलब उनका जो हेल्थ है वर्कर्स की वो सेफ गार्ड होनी चाहिए। डिमांड द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड
ऑल द बेसिक फैसिलिटीज, उनको हर एक बेसिक फैसिलिटी जो है वो चाहिए होती है, दैट इज अ ट्रेड यूनियन बनाते हैं। सपोज अगर आपकी कोई मशीनरी खराब हो गई, आपके जो एम्प्लॉयर है वो नहीं उसको ठीक करवा रहा है, तो वो ट्रेड यूनियन बनी होगी, तो आप अपना जो मैंने आपको बोला है कि इसमें रिप्रेजेंटेटिव होता है, आप अपना हेड चूज करते हो, तो आप अपने डिमांड से वो नेगोशिएट कर सकते हो, दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट डन, हमें लाइट नहीं मिल रही, हमें पानी नहीं मिल रहा, तो वो सब चीजें भी नेगोशिएट करने के लिए यू नीड अ ट्रेड यूनियन। तो जैसे लाइटिंग हो गया, वेंटिलेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, रेस्ट रूम, सेफ्टी इक्विपमेंट, while discharging hazardous duties, drinking water, refreshment, minimum working hours, leave and rest holidays with pay, job satisfaction, social security benefits and other welfare measures। ठीक है, ये सब चीजें किस लिए चाहिए होती है, एक ट्रेड यूनियन जो है ये सब चीजें नेगोशिएट करते हैं सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप हजार्डस ड्यूटीज करो तो उसमें भी आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए, रेस्ट चाहिए इन बिटवीन, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, तो ये सब चीजें के लिए ही क्या बनाया जाता है, ट्रेड यूनियन बनाया जाता है, और वो सब चीजें क्या की जाती हैं, उनको प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है एंश्योर फेवरेबल टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेड यूनियंस में फाइट अगेंस्ट इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पर्सनल पॉलिसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, ट्रांसफर, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। ठीक है, अगर इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रही हो उनकी रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन प्रोसेस में, तो उसके अगेंस्ट वो कितनी आवाज उठा सकते हैं। दिस इन्वॉल्व कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स। कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट जो होती है वर्कर्स की इसमें इन्वॉल्व रहती है, रिट्रेंचमेंट को प्रिवेंट करते हैं। रिट्रेंचमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, ले ऑफ और लॉकआउट, ये हमने डिटेल में भी ये सब चीजें पढ़नी है। रिट्रेंचमेंट क्या होता है, अगर आपको याद हो जैसे आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि रिट्रेंचमेंट क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगी। ले ऑफ, ठीक है, 50% सैलरी पे आप क्या करते हो, वर्कर्स को काम नहीं देते हो क्योंकि आपके पास खुद काम नहीं है रिट्रेंचमेंट में, तो आप उसको निकाल देते हो। रिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ फायर और डिसमिसल और डिस्चार्ज एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जो भी सब चीजें हो उसमें क्या होता है, ट्रेड यूनियन जो है वो अपने हक के लिए फाइट करते हैं। ठीक है, ये भी उनका ऑब्जेक्टिव है, दैट इज व्हाई ट्रेड यूनियन इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ वर्कर। देखो अगर कोई वर्कर जो है वो विक्टिम बन रहा है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर, आपके मैनेजमेंट के हाथ, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी क्या किया जाता है, ट्रेड यूनियन बनाया जाता है। ट्रेड यूनियंस नॉट ओनली कंडक्ट नेगोशिएशन, सिर्फ नेगोशिएशन ही नहीं करते with which their working conditions may be improved but also protect the workers from the clutches of management। ठीक है, सिर्फ क्या करते हैं ट्रेड यूनियंस, इसलिए नहीं बनाए जाते हैं कि उनको सिर्फ नेगोशिएशंस कंडक्ट करने हैं, बट इसलिए भी बनाए जाते हैं कि जो वो कुछ वर्कर्स हैं उनको जो मैनेजमेंट के हाथों से बचा सके। व्हेनेवर वर्कर्स बिकम द विक्टिम्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिलेटरल एक्ट्स एंड डिसिप्लिनरी पॉलिसीज। ठीक है, यूनिलेटरली एक्ट के तहत अगर किसी भी एम्प्लॉयर को, किसी भी एम्प्लॉय को अगर आप अपना विक्टिम बना लेते हो तो उसके अगेंस्ट भी क्या बनाए जाते हैं, ट्रेड यूनियंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो विक्टिमाइजेशन जो है वो किस फॉर्म में आ सकती हो सकता है उनको पीनल ट्रांसफर दे दें, सस्पेंशन दे दें, डिसमिसल्स दे दें। ठीक है, इन सच अ सिचुएशन द सेपरेटेड वर्कर हु इज लेफ्ट इन अ हेल्पलेस कंडीशन में अप्रोच द ट्रेड यूनियन। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो हेल्पलेस वर्कर होते हैं जिसके अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन प्ले कर रही होती है मैनेजमेंट, तो वो क्या करता है, ट्रेड यूनियन को अप्रोच कर सकता है और कलेक्टिवली वो उसके फेवर में आवाज उठाते हैं। ठीक है, फिर जब अल्टीमेटली जो होती है प्रॉब्लम जो होती है मैनेजमेंट के नोटिस में लाई जाती है ट्रेड यूनियन के द्वारा, विच एक्सप्लेन्स व्हाट द इनजस्टिस मेटेड आउट टू एन इंडिविजुअल वर्कर एंड फाइट्स द मैनेजमेंट फॉर जस्टिस। तो जब ये मैनेजमेंट के नोटिस में लाई जाती है तो फिर उसके बाद जो हायर मैनेजर होता है उसके नोटिस में लाया जाता है और उसके अगेंस्ट फाइट किया जाता है। तो इस तरह से जो विक्टिमाइज्ड वर्कर है उसको ट्रेड यूनियन बचा लेता है। दैट इज व्हाई ट्रेड यूनियन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ वर्कर इज लाइक कि अगर मैनेजमेंट के हाथ आप विक्टिमाइज हो रहे हो कोई भी एक सिंगल वर्कर, तो ट्रेड यूनियन होगी, तो आप ट्रेड यूनियन को अप्रोच करोगे और वो ट्रेड यूनियन आपका जो केस है वो मैनेजमेंट तक लेके जाएगी और फिर आपको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है, ट्रेड यूनियन विच इज पपेट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयर्स ऑल्सो कॉल्ड कंपनी और येलो यूनियन। अब ये कुछ ऐसे होते हैं, देखो येलो यूनियन इज अ टर्म हियर। येलो यूनियन क्या होता है, कुछ वर्कर्स जो होते हैं ना इधर, ठीक है, इंडस्ट्री में किसी भी वर्क प्लेस पे, वो क्या होते हैं, अपने मैनेजमेंट के हाथों से पपेट होते हैं। पपेट लाइक कि अगर आपके मैनेजमेंट ने बोला आपको ऐसे करना, बोला हाँ ऐसे करना, चाहे आपकी मर्जी हो चाहे नहीं हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉस ने बोला, बॉस इज ऑलवेज राइट। अब बॉस ने बोला ऐसे करना है तो मैं ऐसे ही करूंगा। तो वैसे तो यूनियन बनाते हैं उसमें मतलब होती तो वो यूनियन किसकी है, वर्कर की यूनियन होती है, लेकिन डोमिनेट कौन करता है उसको, एम्प्लॉयर डोमिनेट करता है। तो ऐसे टाइप ऑफ यूनियंस को क्या बोला जाता है, येलो यूनियन। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कंपनी और येलो यूनियन। इट इज अ वर्कर ऑर्गेनाइजेशन विच इज डोमिनेटेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय एन एम्प्लॉयर एंड इज देयरफॉर नॉट एन इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन विच में वर्क फॉर द विक्टिमाइजेशन ऑफ वर्कर। येलो यूनियन जो है वो विक्टिमाइजेशन के लिए काम नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि वो तो पपेट है किसके हाथ, मैनेजमेंट के हाथ। जो मैनेजमेंट बोलेगी वो करेगी। और विक्टिम कौन, जो विक्टिमाइज हुआ है उसको भी विक्टिमाइज किसने बनाया, मैनेजर ने बनाया, मैनेजमेंट ने बनाया है। तो जब मैनेजमेंट ने बनाया तो ऑलरेडी जो यूनियन है वो येलो यूनियन है,
वो मैनेजमेंट के हाथों बिकी हुई है तो वो क्यों उसकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो येलो यूनियन जो है वो हेल्प नहीं करती है, लेकिन ट्रेड यूनियन जो है वो हेल्प करती है। क्लियर। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। ट्रेड यूनियन वर्क्स एज अ गाइड, कंसल्टिंग अथॉरिटी एंड कोऑपरेट्स इन ओवरकमिंग द पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स, ठीक है। वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉइज की वेलफेयर के लिए अगर कुछ भी वो ट्रेड यूनियन जो है वो एज अ गाइड हेल्प करती है, कोऑपरेट करती है, अगर किसी भी वर्कर को पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड उसको हेल्प करती है। इट मे ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग, meeting the difficulties of workers in respect of sanitation, hospitals, quarters, schools and colleges for their children's cultural and social problems। तो इसके रिलेटेड बस मैनेजमेंट के नोटिस में लाने की देर होती है ट्रेड यूनियन के द्वारा, और वो नेगोशिएशन के दौरान जो उनको अपने वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनियस एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन। हार्मोनियस एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशन क्या है कि उनको दोनों को एक दूसरे के साथ हार्मनी में काम करना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट की इंडस्ट्रियल पीस जो है वो मेंटेन रहे। A trade union always strives for achieving this objective। ट्रेड यूनियन जो है हमेशा यही चाहता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, सो दैट कि अगर इनकेस कभी कुछ डिमांड हो उनकी तो मैनेजमेंट जो है अगर वो खुश होगा अपने वर्कर से तो वो उनको इजीली मान लेगा। तो ऑलवेज क्या होता है कि ट्रेड यूनियन हमेशा ये चाहता है कि जो है हार्मोनियस रिलेशन उसका अपनी मैनेजमेंट के साथ रहना चाहिए। However, the bureaucratic attitude and unilateral thinking of management may lead to conflicts in the organization and ultimately disrupt the relations between the workers and the management। अब जो मैनेजमेंट है वो हायर क्लास की है, जो वर्कर है वो लोअर क्लास का है। अब मैनेजमेंट और वर्कर्स की थिंकिंग में डिफरेंस तो होता ही है ना। अब जो छोटा होता है ना वो हमेशा ऐसे सोचता है कि नहीं मैं ऐसा करूंगा, मे बी दैट विल बॉदर हिम, वो ऐसा करे, लेकिन उनका ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड होता है, किसका, मैनेजमेंट का। तो उस ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड की वजह से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर के बीच में, ठीक है। ट्रेड यूनियन की तरफ से, वर्कर की तरफ से नहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। This difference is created because of the bureaucratic attitude of the management, ठीक है। Trade union being the representative of all the workers may carry out continuous negotiations with the management with the view to promoting industrial peace। और इसीलिए जो ट्रेड यूनियन होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ट्रेड यूनियन का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो हेड है, वो क्या करता है, अपने कंटिन्यूस नेगोशिएशंस जो है मैनेजमेंट के साथ रखता है, सो दैट की इंडस्ट्रियल पीस जो है वो मेंटेन रहे। लेकिन हमेशा ट्रेड यूनियन के वर्कर्स जितने भी होते हैं उनका हमेशा यही मोटिव होता है कि हार्मनी में ही काम होना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड नेगोशिएटिंग मशीनरी। ट्रेड यूनियन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू नेगोशिएट विद मैनेजमेंट एंड इन्फ्लुएंस देयर पॉलिसीज। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं अपनी नेगोशिएट करने के लिए, तो ताकि उनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको इन्फ्लुएंस मिल सके। नेगोशिएशंस में क्या क्या आता है, proposals made by one party and the counter proposals of the other। This process continues until the parties reach an agreement, ठीक है। नेगोशिएशंस होते हैं, एक मैनेजमेंट है, एक एम्प्लॉय है। जो मैनेजमेंट है उसका कुछ और डिमांड्स होंगी, जो वर्कर है उसकी कुछ और डिमांड्स होंगी, तो उसमें क्या होता है, नेगोशिएशन होती है, वो अपनी डिमांड्स रखते हैं, वो अपनी डिमांड्स रखते हैं। मोस्टली जो डिमांड्स होती है वो वर्कर्स की होती है, उस पर मैनेजमेंट जो है वो एक्ट करे या ना करे, दैट इज अनदर थिंग। तो इसी वजह से क्या होता है, वो एग्रीमेंट बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और वो नेगोशिएशन तब तक चलती रहती है, वो प्रोसेस तब तक होता रहता है जब तक वो एग्रीमेंट तक ना पहुंचे। नेगोशिएशंस आर बेस्ड ऑन द गिव एंड टेक प्रिंसिपल। और जो नेगोशिएशंस हैं वो किस प्रिंसिपल पर बेस करती हैं, दे आर बेस्ड ऑन द गिव एंड टेक प्रिंसिपल। ट्रेड यूनियन बीइंग अ पार्टी फॉर नेगोशिएशंस प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू वो अपने वर्कर्स का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करती है। और ट्रेड यूनियन जो है वो क्या है, इट इज अ नेगोशिएटिंग मशीनरी, ठीक है, क्या है, नेगोशिएटिंग मशीनरी। क्लियर। ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे ट्रेड यूनियन के। नेक्स्ट है, अच्छा एक और बचा है अभी, सेफगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। Organizational health can be diagnosed by methods evolved for grievance redressal and techniques adopted to reduce the rate of absenteeism and labor turnover and to improve the employee relations। को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया, ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ जो है इंडस्ट्री की जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट किया गया है। ट्रेड यूनियन बाय देयर इफेक्टिव वर्किंग में अचीव एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। ट्रेड यूनियन अपने इफेक्टिव इसके तहत वर्किंग के तहत क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। देयरफॉर ट्रेड यूनियंस हेल्प इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ एब्सेंटिज्म, ठीक है। ट्रेड यूनियन किसमें हेल्प करता है, एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है, किसको, एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। लेबर टर्नओवर और डेवलपिंग सिस्टम ग्रीवेंस सेटलमेंट प्रोसीजर तक पहुंचता है, और इससे क्या होता है, हार्मोनियस रिलेशनशिप जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में बनता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो वर्क लाइफ है दैट विल बी इम्प्रूव्ड। क्लियर। ठीक है, अब कुछ फंक्शंस हैं ट्रेड यूनियन के। तो फंक्शंस क्या है, मिलिटेंट और प्रोटेक्टिव और इंट्रा म्यूचुअल फंक्शंस, ठीक है, मिलिटेंट और
प्रोटेक्टिव और इंट्रा म्यूचुअल फंक्शंस। इन फंक्शंस में क्या इंक्लूड होता है? प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स इंटरेस्ट, ठीक है, वर्कर का क्या इंटरेस्ट है, उसकी हाइट जो है वेजेस में वो इम्प्रूव करनी है, प्रोवाइडिंग मोर बेनिफिट्स, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स देने हैं, जॉब सिक्योरिटी देनी है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू, ठीक है, और एंड डायरेक्ट एक्शन जैसे स्ट्राइक, घिराव एक्सेट्रा, ठीक है, उनको क्या करना है, स्ट्राइक और घिराव जो है वो परफॉर्म करने, अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही हो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उन केसेस में वो क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, घेराव कर सकते हैं। घेराव क्या होता है? घेरा डालना, ठीक है। घेराव जो होता है वो हमेशा एक एम्प्लॉय डालता है अपने एम्प्लॉयर को, ठीक है, मतलब वर्कर डालता है अपनी मैनेजमेंट को। तो वर्कर की अगर डिमांड पूरी नहीं हो तो वो अपने जो मैनेजमेंट है उसको घेर लेता है, तो दैट उसकी डिमांड पूरी की जाए, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन जो है दो स्पेयर्स में इसको परफॉर्म करता है, एक होते हैं सेक्शनल बार्गेनर्स, एक होते हैं क्लास बार्गेनर्स। अब एक इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होती हैं, ठीक है। अब जैसे एक कारपेंटर होगा, ठीक है, वो क्राफ्ट यूनियन में आ गया, एक होंगे वो जो प्रोफेशनल जॉब कर रहे होंगे उसी इंडस्ट्री में, एक होंगे जो मे भी स्विचिंग का काम कर रहे हो, तो उसमें क्या है, सेक्शनल बार्गेनर है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के जितने भी यूनियन वर्कर्स होते हैं वो आते हैं और उसमें बार्गेन करते हैं, ठीक है। ये है क्लास बार्गेनर, यूनियन रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द क्लास एज अ होल। उसमें वो क्या है, वो पूरी क्लास का एज अ होल जो है वो इंटरेस्ट शो करते हैं, लाइक यूनियन रिलेटेड टू लोअर क्लास, एग्जांपल एग्रीकल्चर यूनियंस एंड अपर क्लास यूनियंस ऑफ प्रोफेशनल्स। यानी कि इसमें सेक्शनल नहीं है कि एक सेक्शन ने अपना जो अपनी डिमांड्स हैं वो रखी, ऐसा नहीं है, इसमें एज अ होल रखा जाता है, मतलब जितनी पूरी इंडस्ट्री है उसमें जितने भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के जो काम हो रहे हैं, जितने भी वहाँ पर लोग एम्प्लॉयड हैं जो अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं, वो एज अ जनरल क्लास को लेकर अपना जो डिमांड है वो नेगोशिएट करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेटर्नल और एक्स्ट्रा म्यूचुअल फंक्शंस, ठीक है। इसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो वर्कर्स को प्रोवाइड की जाती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। जब भी वर्कर जो है लॉकआउट पर गए हों या स्ट्राइक पर गए हों, उस टाइम पर क्या किया जाता है, उनको फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है इस फंक्शन में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और उसके बाद उनको क्या किया जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फंक्शंस। दीज फंक्शंस इंक्लूड एफिलिएटिंग द यूनियन टू अ पॉलिटिकल पार्टी। इसमें क्या है कि जो भी वर्कर जब अपने स्ट्राइक पर गए होते हैं या अपने ट्रेड यूनियन को क्या करते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ देते हैं, हेल्पिंग द पॉलिटिकल पार्टी इन एनरोलिंग मेंबर्स, कलेक्टिंग डोनेशन, सीकिंग द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। तो जब भी इसका लॉकआउट और स्ट्राइक का पीरियड होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो पहले किसी के साथ जुड़े होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, डोनेशन वगैरह कलेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो आती हैं तो उनका भी अपना वोट बैंक बन जाता है। तो इस तरह से इनके पॉलिटिकल फंक्शन भी हैं किसके, ट्रेड यूनियंस के, क्योंकि दे सीक द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट है सोशल फंक्शंस। ये सोशल सर्विस एक्टिविटीज जो है उनको परफॉर्म करते हैं, जितनी भी सोशल सर्विस एक्टिविटीज हैं, जैसे डिस्चार्जिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, लाइक एजुकेट करना, वेलबींग और प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर विच इज यूजुअली लॉस्ट साइट, ठीक है, सक्सेस ऑफ द स्कीम्स फॉर प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्शंस को ऑर्गेनाइज करना। In every country, the role of the trade unions has to change depending on the stage of economic and social development. हर कंट्री में जो ट्रेड यूनियन को है वो चेंज होना पड़ता है, उसका रोल जो है वो चेंज होता है बिकॉज ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री. It also depends on the strength of the unions, both organizational and financial, and also to a great extent on the institutional setup of the society in which they operate. जो भी institutional setup होगा आपकी सोसाइटी का, उसके अकॉर्डिंगली उस ट्रेड यूनियन को ऑपरेट करना पड़ता है. तो ये कुछ इसके सोशल फंक्शंस थे, ये आप डिटेल में खुद पढ़ लीजिएगा अपने नोट से, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मेंशन है. ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा ड्राई है, इट इज थ्योरेटिकल. यहाँ पर कुछ भी ना कॉन्सेप्चुअल नहीं है. व्हाट यू नीड टू डू इज टू मग अप द थिंग्स. जितने भी सेक्शंस हैं आगे एक्ट में आएंगे, इनके जो फंक्शंस हैं इनमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, दैट इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग इट. तो ये सब चीजें आपको ग्रास्प करनी पड़ेंगी. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत बड़ी क्वेश्चन आता है. नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली कि ये क्या है. स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन रेफर्स टू द बेसिस ऑन विच यूनियंस आर ऑर्गेनाइज्ड. स्ट्रक्चर यूनियन का वो है उन बेसिस पर डिफाइन किया है जिसपे यूनियन ऑर्गेनाइज की जाती है. ठीक है, वो क्या है, whether they are organized on craft or industrial or general union. 3 टाइप के स्ट्रक्चर हैं इसके, क्राफ्ट यूनियन, जनरल यूनियन और इंडस्ट्रियल यूनियन. अब ये क्या है, लेट अस डिस्कस. एंड द पैटर्न whereby the plant unions are linked to regional level और national level federations और union. ठीक है, ट्रेड यूनियन जो है वो 3 इसमें कैटेगराइज है. पहला है क्राफ्ट यूनियन. ठीक है, क्राफ्ट यूनियन क्या है, इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस यूनियंस एंगेज्ड इन अ सिंगल ऑक्यूपेशन. एक सिंगल ऑक्यूपेशन में एंगेज होते हैं. जैसे टीचर है, ठीक है, एक पायलट है,
टीचर जो है वो अपना क्राफ्ट यूनियन है, ठीक है, जितने भी टीचर्स आएंगे वहाँ पर वो क्राफ्ट यूनियन है, ठीक है, उनका अपना क्राफ्ट है। पायलट है, जितने सारे पायलट आएंगे उनका अपना क्राफ्ट है, यानी एक सिंगल ऑक्यूपेशन में जो और एंगेज हो, दैट इज कम टू बी नोन एज अ क्राफ्ट यूनियन, ठीक है, उनका सिंगल क्राफ्ट हो, therefore also called occupational union, इसको occupational union भी कहा जाता है। इसमें कवर all workers engaged in a particular craft irrespective of the industries in which they are employed, ठीक है, जितने भी वर्कर्स होंगे ना एक पर्टिकुलर क्राफ्ट में एंगेज होंगे, चाहे ए इंडस्ट्री है, बी इंडस्ट्री है, सी इंडस्ट्री है, डी इंडस्ट्री है, इसमें जितने भी सपोज आपके क्लर्क्स हैं, ठीक है, जितने भी क्लर्क्स हैं तो वो क्या है, एक ही क्राफ्ट में, अगर आप क्लर्क्स ना भी लो तो आप कारपेंटर की भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, जितने भी कारपेंटर्स इस इंडस्ट्रीज के हैं तो वो एक ही सिंगल ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, दैट इज कम टू बी नोन एज क्राफ्ट यूनियन, ठीक है, इस इंडस्ट्री का भी कारपेंटर, इनका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ठीक है, irrespective of the industries in which they are employed is come to be known as a craft union. Thus electricians, देखो अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिशियंस की एग्जांपल दी है, दो वर्किंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज में फॉर्म और यूनियन ऑफ इलेक्ट्रिशियंस। अब जो इलेक्ट्रिशियंस हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो अपना इलेक्ट्रिशियंस का एक यूनियन बना सकते हैं, जैसे ये एक इंडस्ट्री थी, बी इंडस्ट्री थी, सी और डी इंडस्ट्री थी, ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। अब इसमें जितने भी इलेक्ट्रिशियंस हैं, इसका इलेक्ट्रिशियन, इसका इलेक्ट्रिशियन, इसका इलेक्ट्रिशियन, इसका इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, हो गया क्राफ्ट यूनियन। क्यों? क्योंकि वो एक ही टाइप ऑफ क्राफ्ट कर रहे हैं, चारों क्या इलेक्ट्रिशियन है, ये अपना क्या कर लेंगे, एक यूनियन बना लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिशियंस का यूनियन। देयर मे बी सेपरेट यूनियन फॉर फिटर्स, टर्नर्स, कारपेंटर्स, ऐसे ही क्या होगा, हर एक के लिए अलग हो, जैसे फिटर्स के लिए एक अलग यूनियन, टर्नर्स के लिए एक अलग यूनियन, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट के अकॉर्डिंगली जो अपने यूनियंस बनाते हैं, दैट इज कम टू बी नोन एज अ क्राफ्ट यूनियन। द इंटरनेशनल वुड कार्वर्स एसोसिएशन एंड द इंडियन पायलट्स गिल्ड में बी साइटेड एज एग्जांपल्स ऑफ क्राफ्ट यूनियन। और इसकी एग्जांपल क्या है, इंटरनेशनल वुड कार्वर्स एसोसिएशन और इंडियन पायलट्स गिल्ड जो है ये क्राफ्ट यूनियन की एग्जांपल है, ठीक है। तो क्राफ्ट यूनियन क्या हुआ, जो एक सिंगल ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री, चाहे 4, 5, 6 जितनी मर्जी इंडस्ट्रीज ले लो, और उसके जो जितने भी क्राफ्ट के जो एक सिंगल ऑक्यूपेशन के लोग जो उनके यूनियन बना लेते हैं, दैट इज कम टू बी नोन एज अ क्राफ्ट यूनियन। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल यूनियन। एन इंडस्ट्रियल यूनियन इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन इंडस्ट्री रादर देन अ क्राफ्ट। ये किसके बेसिस पर है, इंडस्ट्री के बेसिस पर है, ना कि क्राफ्ट के बेसिस पर है। द वर्क इफ द वर्क फोर्सेज ऑफ अ कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री डिसाइड टू फॉर्म, यहाँ फॉर्म आएगा, फॉर्म अ यूनियन consisting of workers of different crafts, the union will be called an industrial union. Suppose अगर वर्कफोर्स जो है एक कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री की, ठीक है, उन्होंने बोला कि हम यूनियन बनाएंगे, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ वर्कर्स ऑफ डिफरेंट क्राफ्ट, उसमें टर्नर्स भी हैं, फिटर्स भी हैं, इलेक्ट्रिशियंस भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, सर्विसर्स भी हैं, इनके सारे मिलकर अगर उन्होंने बोला कि हम यूनियन बनाएंगे, तो उसको हम क्राफ्ट यूनियन नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल यूनियन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें है डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट के सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो जब डिफरेंट क्राफ्ट के लोग इन्वॉल्व होकर यूनियन बनाते हैं, दैट इज टर्म टू बी नोन एज एन इंडस्ट्रियल यूनियन। क्राफ्ट यूनियन में सिंगल ऑक्यूपेशन के लोग बनाएंगे, इंडस्ट्रियल यूनियन में डिफरेंट क्राफ्ट के लोग जो है वो यूनियन बनाएंगे, दैट इज टर्म टू बी नोन एज अ इंडस्ट्रियल यूनियन। इसको वर्टिकल यूनियन भी बोलते हैं, जैसे जो क्राफ्ट यूनियन है उसको ऑक्यूपेशनल यूनियन बोलते थे, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, ऑक्यूपेशनल यूनियन बोलते थे। लेकिन जो इंडस्ट्रियल यूनियन है इसको वर्टिकल यूनियन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि द वर्कर्स फ्रॉम लोअर शॉप फ्लोर ग्रेड अप टू मैनेजमेंट आर रिक्रूटेड। इसमें क्या होता है, लोअर लेवल से लेकर शॉप फ्लोर यानी लोअर लेवल, ठीक है, यानी वर्कर से लेकर जो लोअर क्लास वर्कर होगा वहां से लेकर मैनेजमेंट तक सारे जो है इन्वॉल्व होते हैं बेस टू टॉप, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल यूनियन बोला जाता है। क्लियर? Now comes the next and the last is general union. A general union is one whose membership covers workers employed in different industries and crafts. जनरल यूनियन वो होता है जिसमें मेंबरशिप कवर क्या करती है, वर्कर की जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज और क्राफ्ट में एम्प्लॉयड होता है। जनरल यूनियन जो है वो इंडिया में पॉपुलर नहीं है। इन इंडिया ट्रेड यूनियंस हैव जनरली बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडस्ट्री रादर देन क्राफ्ट। इंडिया में जो पॉपुलर फॉर्म है दैट इज इंडस्ट्रियल यूनियंस। इंडिया में क्राफ्ट यूनियंस भी इतने नहीं है, क्या है, जिससे हमारी कंट्री जो है वो डोमिनेटेड है, दैट इज इंडस्ट्रियल यूनियन। हमारी कंट्री में क्या है, मोस्टली इंडस्ट्रियल यूनियन है। Although industrial unions have grown continuously, craft unions have also emerged here and there. They exist among non-manual workers like administrative staff, professionals, technicians, etc. The reasons responsible for the growth of industrial unions. The predominance of industrial unions can be attributed partly to conditions not favoring the growth of craft and general unions and partly to the support to industrial unions. हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनियंस का इसलिए ज़्यादा डोमिनेंस है, क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि इंडस्ट्रियल यूनियन इसीलिए भी ग्रो कर रही है क्योंकि जो कंडीशंस हैं हमारी इंडस्ट्रीज में वो क्राफ्ट यूनियन को फेवर नहीं करती है और ना ही वो जनरल यूनियन को फेवर करती है। और इंडिया में तो ये पॉपुलर है ही नहीं, क्राफ्ट यूनियन और जनरल यूनियन इतना इंडिया में तो पॉपुलर है, दैट इज इंडस्ट्रियल यूनियन।
तो ये थे स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन, जो 3 टाइप्स के थे। इसमें हम कल आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमें ट्रेड यूनियनिज्म के अभी हमें काफ़ी सारे पढ़ने हैं। रॉबर्ट एस हॉक्सी जो है, ठीक है, उन्होंने ट्रेड यूनियनिज्म को क्लासीफाई किया है, वो हमें पढ़ने हैं। उसके बाद अदर टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन जो है वो और पढ़ने हैं। ये ट्रेड यूनियन एक्ट से कुछ पहले चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है, सो दैट कि जब हम एक्ट पढ़ें तो उसमें हमें ये चीज़ें हेल्प करें। और ये पढ़ने का फ़ायदा ये भी है क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इनमें से क्वेश्चंस आए हैं बहुत बारी, तो ये आपको पढ़ना है। देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। ड्राई पोर्शन है, थ्योरेटिकल है, बट यू नीड टू लर्न इट। क्लियर? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टडी इट। हैव अ ग्रेट डे। बाय।